हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए होने वाला है झारखंड बोर्ड क्लास 11 के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों को पता है 40 क्वेश्चन आप लोगों को फिजिक्स में पूछा जाएगा। तो इस वीडियो पर हम लोग जो 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। चैनल के लिए नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और आप कुछ भी पूछना होगा तो कमेंट पर बेझिझक आप लोग पूछ सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि फिजिक्स का होने वाला है। झारखंड बोर्ड क्लास 11 के लिए जो एग्जाम देने वाले हैं, फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप का आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मतलब कि आप समझ सकते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है, मतलब कि वो डिराइव क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, वो पूछा जा रहा। तो डिराइव क्वांटिटी को ना, टाइम तो आपका फंडामेंटल है, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, टेम्परेचर भी फंडामेंटल हो गया, मास भी फंडामेंटल हो गया। जो मोमेंटम है वो आपका बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है, ये डिराइव क्वांटिटी है। क्योंकि मोमेंटम जो होता है P इज इक्वल टू एम भी होता है ना, और ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो ये इस तरह से डिराइव क्वांटिटी होता है। और जो वेलोसिटी है वो भी आपका टाइम और लेंथ का डिराइव होता है, ठीक है। लेंथ और टाइम से आता है वेलोसिटी पे। तो ओवरऑल देखा जाए मोमेंटम हमारा जो है डिराइव क्वांटिटी है, ना कि बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल इसी टाइप का डिटेल में आप लोगों को सारा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया जाएगा। डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी सेम एज डेट ऑफ, मतलब काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन आपका क्या होता है आपको पता हो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से आप डायमेंशन भी इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि जो मास है उसका डायमेंशन एम होगा। जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन होता है, क्योंकि मीटर पर सेकेंड होता है ना, ठीक है। वेलोसिटी आप समझ सकते हैं मीटर पर सेकेंड होता है, मतलब कि लेंथ बाई टाइम होगा, ठीक है। तो एल टी माइनस वन हो जाएगा, और इसका स्क्वायर है तो एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला। तो यहाँ पर देख सकते हैं फोर्स का डायमेंशन आपको याद होगा। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स इक्वल टू एम ए करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एम का डायमेंशन आपका एम होता है। और ए एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या होगा, क्योंकि इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। तो इसका हो जाएगा आपका एल टी माइनस टू। ये फोर्स का डायमेंशन हो गया एम एल टी माइनस टू। अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, ठीक है। प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है। आप देख लिए कि फोर्स का डायमेंशन ये होता है, डिवाइडेड बाय एरिया कर देंगे, मतलब एल का स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये हो जाएगा आपका प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला। लेकिन वर्क का आप क्या पर है, वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी पर है, एफ डॉट डी, ठीक है। तो एफ का फॉर्मूला आप पर है एम एल टी माइनस टू, और डी का आपका हो जाएगा एल। तो ये देखिए एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो गया ना, तो इसी के इक्वल हो गया ये। तो आप इस टाइप का भी याद रख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है ना, और वर्क का भी यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो दोनों का यूनिट सेम है, तो जाहिर सी बात है दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होगा। तो इसलिए इसका आंसर वर्क हो जाएगा। मोमेंटम का भी आप निकाल सकते हैं मोमेंटम, पी इक्वल टू एम भी मैंने बताया ना। तो यहाँ से मास का एम हो गया और भी का एल टी माइनस वन हो गया, ठीक है। तो ये मोमेंटम का हो गया, ये आपका प्रेशर का हो गया, एम एल टी माइनस टू आपका ये फोर्स का हो गया, एंड वर्क का भी बता दिया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और काइनेटिक एनर्जी का भी होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो इस टाइप का आप डिराइव कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें कहा जा रहा है ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। मतलब यहाँ क्या आपका दिया गया है, रेस्ट से एक्सेलरेट करना शुरू हुआ, मतलब u इक्वल टू जीरो हो गया इनिशियल वेलोसिटी, एंड फाइनल वेलोसिटी आपका दिया हो गया है 30 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। एंड आपका टाइम दिया हुआ t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप फॉर्मूला लगाए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। निकालना क्या है, निकालना हमें एक्सेलरेशन है, तो ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये u है, ठीक है। ए इक्वल टू लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो यहाँ से ए आप निकाल लीजिए, भी कितना 30 है, यू जीरो है, और टाइम आपका 5 है। तो ये 30/5 हो गया। 30/5 बोले तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस में, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल टू मोशन विथ। तो ये हमेशा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ ऑप्शन गलत लिखा गया है, क्योंकि यहाँ आप हिंदी में चेक कीजिए तो यहाँ सही लिखा है, वेग लिखा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ वेलोसिटी होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी होना चाहिए, ना कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने पर भी हमारा जो है इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल होता है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए भी होता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कहा जा रहा है व्हेन ए फोर्स इज अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एम मास का मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और ये इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ जो है मोशन में है। व्हाट हैपेंस व्हेन इट्स एक्सेलरेशन, मतलब बोला जा रहा है अब इसमें यदि फोर्स लगा दी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये ऑलरेडी चल रहा था, तो अब क्या होगा। अब जाहिर सी बात है फोर्स लगा दिए तो इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा ना। मान लीजिए पहले एक्सेलरेशन ए था, तो अब एक्सेलरेशन कुछ बढ़ जाएगा क्योंकि फोर्स की वजह से उसी डायरेक्शन में हम लोग लगाए हैं, तो एक्सेलरेशन जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो व्हाट हैपेंस टू इट्स एक्सेलरेशन, इट इंक्रीजेज। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बोला जा रहा है कि आपका टाइम मतलब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा, यही बोला जा रहा है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यदि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ कैसा होगा, वो भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब इस टाइप का आपको कांस्टेंट ग्राफ देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कहा जाए रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज। तो देखिए पहले तो आपको रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो आर रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखते हैं, मान लीजिए ए और बी दो वेक्टर है, तो अब क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा लिखते हैं, टू ए बी कॉस थीटा। तो ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम ए स्क्वायर तो एक्स ये तो पॉजिटिव नंबर रहेगा, ये भी पॉजिटिव नंबर रहेगा, लेकिन ये क्वांटिटी आपको मैक्सिमम होगा तब जाहिर सी बात है आर हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये कब मैक्सिमम होगा, जब कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम क्या होता है, 1 होता है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री में ही कॉस थीटा का वैल्यू 1 होता है ना, और कॉस थीटा मैक्सिमम हुआ तो ये ओवरऑल क्वांटिटी मैक्सिमम हुआ, ये ओवरऑल मैक्सिमम हुआ, तो ये पूरा मैक्सिमम हो गया, यानी कि हमारा रिजल्टेंट भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो यानी कॉस थीटा 1 होना चाहिए। कॉस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री किसमें, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कहा जा रहा है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज आल्सो नोन एज। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि इससे हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी मिलता है। मान लीजिए जो दो वेक्टर है ए और बी, दोनों का डॉट लेंगे तो क्या होगा, ये हमें एक ए बी कॉस थीटा होगा, ए बी कॉस थीटा, और ये स्केलर क्वांटिटी होगा। ये चीज़ क्या हो गया, स्केलर हो गया, स्केलर, ठीक है। तो इसलिए हमारा इसको डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ये याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्यों चलते, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेंज इन प्रोजेक्टाइल मोशन। आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े होंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में आप लोग रेंज का क्या फॉर्मूला पढ़े होंगे, रेंज का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी पढ़े हैं। तो ये रेंज मैक्सिमम कब होगा, ये ज़्यादा मैक्सिमम कब होगा, जाहिर सी बात है यू और जी तो आपका दिया हुआ रहेगा, तो वो आपका कांस्टेंट की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं। तो ये आपका साइन टू थीटा पर डिपेंड करता है। मतलब साइन टू थीटा मैक्सिमम होगा तो आर का भी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, और साइन टू थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब क्या होगा कि 1 होगा। और 1 क्या होगा, मतलब टू थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। यदि टू थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तभी तो साइन ये ओवरऑल हमारा 1 आ जाएगा, 1 ही होता है ना। देखिए साइन कोई भी एंगल का वैल्यू, साइन मान लीजिए साइन डब्बा मान लेते हैं, इसका वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होगा। डब्बा के जगह आप यहाँ टू थीटा है तो डब्बा की जगह 90 डिग्री होगा, तभी आपका साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है। तो उसी कंडीशन में मैं बोल रहा हूँ कि साइन टू थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। या इसको डब्बा की तरह ट्रीट कर लीजिए, साइन डब्बा का वैल्यू मैक्सिमम हमेशा 1 ही होगा। और टू थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, साइन किस, ये आपका साइन 1 किसके लिए होता है, साइन 90 डिग्री के लिए होता है। तो टू थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, यहाँ से थीटा आपका 45 डिग्री हो गया। ये डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि नहीं 45 डिग्री पर जो है रेंज मैक्सिमम होता है। बाकी आपको फार्मूला याद रखना है, रेंज वगैरह सबका जो है फार्मूला आपको याद होना चाहिए मुंह जुबानी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें क्या कहा जाए, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो है कौन सा क्वांटिटी जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो आप जानते होंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब कि एक्सेलरेशन यहाँ टिक लगा सकते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कहा जा रहा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप सब लोग जानते हो कि एम ए होता है, लेकिन ये असलियत में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं है। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। जो मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है वही फोर्स का वैल्यू होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है, ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर
यहीं से एफ इक्वल टू एम ए डिराइव होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका, आप डिराइव करके भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, नहीं तो बोलेंगे ये कैसे डिराइव हो जाता है। तो आप लोग पढ़े भी होंगे, एफ इक्वल डी पी बाई डी टी हो गया, ठीक है। और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, जो मोमेंटम होता है उसको एम भी लिख सकते हैं, एम इंटू भी लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एम तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, और ये डी बी बाई डी टी हो गया। और आप डी बी बाई डी टी क्या लिखते हैं, वो एक्सीलरेशन होता है, डी बी बाई डी टी क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो देखिए कौन, ये आपका डिराइव हो गया एफ इक्वल टू एम है, तो ये असली होता है, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये होता है। बहुत लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये होता है, ये एक्चुअल में नहीं होता, एक्चुअल में ये होता है कि फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कहा जाए, देखिए ए बॉल ऑफ मास एम स्ट्राइक्स ए रिजिड वॉल विथ वेलोसिटी यू, मतलब कि मान लीजिए ये एक वॉल है, ठीक है। यहाँ से आपका एक मास एम जो है, एम मास का जो आपका बॉल है, ये यू वेलोसिटी के साथ जो है इसको टकराता है, मतलब यहाँ टकरा जाता है यू वेलोसिटी के साथ, ठीक है। यू वेलोसिटी के साथ जो ये टक्कर मारता है, एंड उसके बाद रिबाउंड्स कर जाता है इस डायरेक्शन में, उसके बाद रिबाउंड्स कर जाता है ये मास, ठीक है। तो इधर का डायरेक्शन में यू वेलोसिटी है, तो जाहिर सी बात है इधर माइनस यू ले लेंगे, ठीक है। विद द सेम स्पीड द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल बाई वॉल इज, तो ये इम्पल्स पूछा जा रहा है। तो पहले तो बताइए इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा। मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम जो है, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा बॉल का, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा एम भी एम यू, ठीक है, एम यू हो जाएगा, ठीक है, मास इंटू आपका वेलोसिटी। और फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम आप लिख सकते हैं माइनस एम यू, ठीक है। और जो इम्पल्स होता है वो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स, इम्पल्स आप पढ़े होंगे, इम्पल्स क्या होता है, वो आपका होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को ही हम लोग जो है इम्पल्स बोलते हैं। तो ये आप चेंज इन मोमेंटम लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो आपका इम्पल्स होता है। और चेंज कैसे निकालते हैं मोमेंटम, ठीक है। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है माइनस एम यू, माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना है एम यू, तो ये क्या हो गया माइनस टू एम यू, माइनस टू एम यू। तो माइनस टू एम यू किस में, देखिए ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। कैसे निकाले इसमें कि इनिशियल मोमेंटम पहले एम यू हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम क्योंकि उसी वेलोसिटी के साथ रिबाउंस किया है, डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट हुआ, डायरेक्शन अपोजिट होने के वजह से ये माइनस साइन आया है, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम आपका माइनस एम यू हो गया, और इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करके, फाइनल हमका हमारा माइनस एम यू है, और माइनस करके आपका इनिशियल एम यू है, तो ये हमारा हो गया टू माइनस टू एम यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या है, लुब्रिकेशन इज यूज टू, हम लोग क्यों लुब्रिकेशन का यूज करते हैं, ताकि फ्रिक्शन कम हो सके, डिक्रीज द फ्रिक्शन, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या कहा जा रहा है, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, एफ इक्वल टू आपका 10 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। और ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, एम इक्वल टू 1 kg हो गया मास, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय बॉडी, ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एफ इक्वल टू एम ए होता है ना, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई एम। एफ आपका 10 है, एम 1 है, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये किस में है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी के एंड मोमेंटम पी ऑफ द बॉडी ऑफ मास एम। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच कैसे रिलेशन निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी एस, के मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है एम इंटू भी। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, भी को हटा दीजिए, भी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी बाई एम, और इस भी के जगह पी बाई एम पुट कर दीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच जो आपका रिलेशन निकल जाएगा। ये भी स्क्वायर का जगह हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। यहाँ से एक एम कैंसिल आउट हो गया, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर में बचा पी स्क्वायर, नीचे बचेगा टू एम, पी स्क्वायर बाई टू एम। तो पी स्क्वायर बाई टू एम किस में है, पी स्क्वायर बाई टू में आपका ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज ट्रिपल। आप लोग काइनेटिक एनर्जी अभी बताया कि वो क्या होता है, हाफ एम भी स्क्वायर होता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, भी स्क्वायर के है। तो जाहिर सी बात है यदि वेलोसिटी को हम लोग 3 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स, ठीक है। इसको यदि 3 टाइम्स करेंगे वेलोसिटी को, तो क्योंकि ये स्क्वायर पर डिपेंड करता है ना, तो उसका 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी स्क्वायर, भी को हम लोग 3 टाइम्स करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारा 9 टाइम्स हो जाएगा। 9 टाइम्स किसमें, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू, ये तो सभी को याद होता है 746 वाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कहा जा रहा है किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको जानते हैं एनर्जी का यूनिट होता है किलोवाट आवर।
आप 1 किलोवाट आवर का भी वैल्यू पूछा जा सकता है, कैसे निकालेंगे? 1 किलोवाट मतलब कि 1000 वाट, 1000 वाट हो गया, और इंटू आपका क्या लिख सकते हैं, आवर है तो 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल, क्योंकि वाट, ये वाट हो गया और ये आपका सेकेंड हो गया। तो पावर इंटू टाइम ही तो आपका एनर्जी होता है ना, या हीट बोलिए, पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो ये इसका यूनिट आपका जूल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये याद रखना, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल जो होता है 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसलेटरी एनालॉगी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप रोटेटरी, रोटेशनल वाला पार्ट हो गया, और ट्रांसलेशनल पार्ट में क्या होता है, मास जो होता है वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एनालोजस होता है, क्योंकि मास भी क्या करता है, एक तरह का आपको रेजिस्टेंस आपको जनरेट करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी रेजिस्टेंस ही जनरेट करता है। रेजिस्टेंस मतलब कि आपको रोकने का काम करता है, ठीक है। चलिए, जितना मास देंगे उतना आपको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, उतना ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, और उसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज़्यादा होगा उतना आपको टॉर्क लगाने की ज़रूरत होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कहा जा रहा है वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड। देखिए रॉड यूनिफॉर्म है, मतलब कि सभी जगह मास जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जाहिर सी बात है सेंटर ऑफ मास उसका बीच में होगा। तो किसमें है, एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोड, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कहा जाए व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर अबाउट इट्स डायमीटर। डायमीटर के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है, ये तो आपको याद ही होना चाहिए, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, 2/5 mr², ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सभी चीज़ का आपको याद रखना है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। एस्केप वेलोसिटी मतलब होता है कि आप कितना तेजी से फेंके कोई चीज को ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को जो है पार कर सके, ग्रेविटी को पार करके जो है बाहर अंतरिक्ष में चला जाए, स्पेस में चला जाए, वही होता है एस्केप वेलोसिटी, कितना स्पीड से आपको जो है फेंकना है। तो आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, आप कोई भी चीज को, कोई भी वस्तु को यदि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंकते हैं तो वो अर्थ की ग्रेविटी को पार करके वो स्पेस में चला जाएगा। यही होता है प्लायन वेग हिंदी में जिसको बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट वेयर इज द सन लोकेटेड। मतलब इलेप्टिक, आप जानते होंगे कि जो सौर मंडल आप समझ सकते हैं उसमें क्या इलेप्टिकल है, ठीक है। पूरा सर्कुलर नहीं, इलेप्टिकल है, इलेप्टिकल में ही सभी जो है अपना चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर। तो उसमें बोला जाए तो जो सन है वो कहाँ पर लोकेटेड है, इलेप्टिकल है तो कहाँ पर लोकेटेड है, तो एट वन ऑफ द फोसाई, मतलब एक फोकस पर जो है सन लोकेटेड है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज अप्रोक्सीमेटली डैश ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। आप लोग पता है मून पर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, जो अर्थ पर है उसका 1/6 होता है, तो 1/6 ऑफ अर्थ, अर्थ में कितना होता है जी, तो g/6 हो गया। मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका g/6 होता है। और जो आपका वेट है, वेट क्या होता है, वेट आपका तो mg होता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वेट। तो बताइए मून पर यदि अर्थ पर वेट का बात किया जाए, अर्थ पर वेट तो ये हो जाएगा अर्थ पर वेट, और मून पर वेट क्या हो जाएगा, मून पर यदि वेट का बात किया जाए तो मास तो वही रहेगा, मास चेंज नहीं होगा, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा, तो ये mg/6 हो गया। मतलब क्या हो गया, 1/6 टाइम्स अर्थ का हो गया, 1/6 टाइम अर्थ, मतलब अर्थ के अर्थ में जितना आपका मास ये वेट होगा उसका 1/6 हो जाएगा, तो वही पूछा जाता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ। तो 1/6 किसमें, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कहा जा रहा है फॉर ए सैटेलाइट मूविंग इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। तो ये 1/2 हो जाएगा। आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हाफ इंटू पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई पोटेंशियल एनर्जी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1/2 ही हो गया, मतलब रेशियो आपका 1/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कहा जाता है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉन एज। यही तो स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस आपका क्या होता है, स्ट्रेस आपका क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है, रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, डिवाइडेड बाय एरिया, यही तो आपका क्या होता है, स्ट्रेस होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका यूनिट पूछा जाए तो क्या होगा, ये फोर्स का यूनिट आपका न्यूटन हो गया और एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं पास्कल, पास्कल, ठीक है। मतलब फोर्स बाय एरिया हो रहा है ना, फोर्स बाय एरिया हो रहा है, यही तो आपका प्रेशर वाला यूनिट होता है ना, प्रेशर का भी फॉर्मूला यही होता है, फोर्स बाय एरिया। लेकिन यहाँ याद रखना कि स्ट्रेस में आपका रीस्टोरिंग फोर्स लेते हैं, ठीक है। डायरेक्टली फोर्स नहीं लेना है, रीस्टोरिंग फोर्स लेना है, डिवाइडेड बाय एरिया, ये आपका स्ट्रेस होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कहा जा रहा है सब्सटेंसेस विच कैन बी स्ट्रेच्ड टू कॉज लार्ज स्ट्रेन्स आर कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का इलास्टोमर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, 1 पोज इक्वल टू डैश एन एस पर मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1। 0.1 किस में, ऑप्शन बी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 29। 29 में कहा जाए फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फॉर फ्लूइड्स इन मोशन इज। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन डी, प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 में क्या कहा जा रहा है, देखिए ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज ब्रोकन इनटू टू ड्रॉप्स। मतलब कि एक ड्रॉप ऑफ वाटर है, इसको तोड़ के हम लोग दो छोटे छोटे ड्रॉप ऑफ वाटर में ब्रेक कर दिए। द सम ऑफ विच प्रॉपर्टी ऑफ द टू ड्रॉप्स इज इक्वल टू डेट ऑफ द सिंगल वन। मतलब कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें आपका सम जो है इन दोनों के इक्वल हो जाएगा, इसका सम इन दोनों के इक्वल हो जाएगा। तो वॉल्यूम प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे कि इसका वॉल्यूम जो होगा, इसका वॉल्यूम मान लीजिए वॉल्यूम 1 और इसका वॉल्यूम वॉल्यूम 2 प्लस वॉल्यूम 3, यही तो होगा ना। ये आपका दोनों इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम 1 इक्वल टू वॉल्यूम 2 प्लस वॉल्यूम 3, ठीक है। तो वॉल्यूम आप यदि काट के छोटे-छोटे टुकड़ों में काट देंगे तो वॉल्यूम जो है वो हमेशा इक्वल हो जाएगा, सभी के सम का इक्वल जो हैगा ओरिजिनल वॉल्यूम हो जाएगा जो पहले था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, इसमें क्या जा रहा है, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस। जब 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग हीट करते हैं वाटर को, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है, तो वो आपका डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। वाटर का वॉल्यूम जो है डिक्रीज कर जाएगा 0 टू 4 डिग्री सेल्सियस पे आप लोग यदि लाएंगे। तो ये किसके वजह से होता है, आप लोग पढ़े होंगे यदि, तो वो एनामोलस प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे, ठीक है। एनामोलस, एनोमैलस प्रॉपर्टी, ये आप ये पढ़े होंगे, एक्सपेंशन, ठीक है। एनामोलस एक्सपेंशन अभी यदि पढ़े होंगे तो आपको पता होगा इसका रीजन। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कहा जाए एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज। ये तो सभी को याद होगा, 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 33 में देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहा जाता है, मान लीजिए कोई बॉडी ए है और उसका टेम्परेचर कोई बॉडी बी के इक्वल है एंड आपका टेम्परेचर ऑफ बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी है। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये यदि थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम में है, थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू सी। जो ए का टेम्परेचर है वही हमारा सी का भी टेम्परेचर होगा, समझ रहे हैं ना। तो यही होता है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, टेम्परेचर लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 34, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लीड्स टू। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्लू। मतलब इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एनर्जी कंजर्वेशन ही तो होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर आपका पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो गया जूल पर मोल पर केल्विन। ये आप निकाल भी सकते हैं, जो पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है ना, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। यहाँ से आप आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी वी बाई एन टी, ठीक है। ये तो मोल है, पर मोल है, यहाँ आएगा ही। यहाँ टेम्परेचर है, यहाँ प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से निकाल भी सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इन ए मोनो एटोमिक गैस मोलिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटोमिक गैस के लिए क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि ये 3 ट्रांसलेशनल मोशन डिग्री, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही होगा, ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल डिग्री ही होगा, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री होगा, रोटेशनल डिग्री यहाँ पर नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई और जेड हो जाएगा, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड के उधर ही तो चल सकता है ना हमारा, तो यहाँ ट्रांसलेशनल डिग्री होगा सिर्फ 3, ठीक है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम दैट कंप्लीट्स 10 ऑसिलेशन इन 20 सेकेंड। तो आपका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूला से आप निकालते हैं टाइम पीरियड। टोटल टाइम कितना आपका 10 ऑसिलेशन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड दिया हुआ टाइम और नंबर ऑफ ऑसिलेशन आपका 10 दिया हुआ, तो ये आपका 2 हो गया टाइम पीरियड, ठीक है, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड किस में, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो है 37 का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 38। 38 में कहा जा रहा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सभी को पता है हर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी, जो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, इसको हर्ट्ज भी बोलिए आप, या फिर आप बोल सकते हैं सेकेंड इनवर्स, ठीक है। क्योंकि 1 बाई टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड, तो ये 1 बाई टी है, तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइट वेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
40 द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इन ए वेव इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम्पलीट्यूड। देखिए 40 क्वेश्चन मैंने कराने की कोशिश किया है। आप लोग यदि चाहते हैं कि नहीं और 40 क्वेश्चन करवाइए, सेकंड सेट लाइए, ये तो पहला सेट हुआ, आप चाहते हैं कि और भी दूसरा सेट लाइए, तो मैं आप लोग के लिए ले आऊँगा। केमिस्ट्री का चाहिए तो केमिस्ट्री के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।